नमस्कार। दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरों के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। पहली बड़ी खबर दिल्ली से, जहां तिरुपति प्रसाद मामले पर सुप्रीम सुनवाई होगी। दूसरी बड़ी खबर हरियाणा से, जहां कल यानी 5 अक्टूबर को एक चरण में ही 90 सीटों पर वोटिंग होगी। और तीसरी बड़ी खबर होगी महाराष्ट्र से, जहां पर हरियाणा में जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र का रुख करने जा रहे हैं। और चौथी बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड में एक बड़े साइबर हमले ने राज्य के पूरे आईटी सिस्टम को ठप कर दिया है। पांचवी खबर मिर्जापुर से है, जहां कछवा थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया। तो पहली बड़ी खबर विस्तार से। अब एसआईटी करेगी जांच। तिरुपति लड्डू में पशु चर्बी की कथित मिलावट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति बीआर गवई के नेतृत्व वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक नई स्वतंत्र एसआईटी गठन करने का आदेश दिया है। जस्टिस गवई ने आदेश देते हुए कहा, हम यह आदेश दे रहे हैं देवता में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एसआईटी को निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने सीबीआई के 2 सदस्यों, एपी राज्य पुलिस के 2 सदस्यों और एफएसएसएआई फसाई के एक एक्सपर्ट वाली एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। तिरुपति लड्डू में पशु चर्बी की कथित मिलावट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई थी। न्यायमूर्ति बीआर गवई के नेतृत्व वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र एसआईटी गठन करने का आदेश दिया है। तो जिस तरह से तिरुपति बालाजी के प्रसाद में पशु चर्बी मिलने का मामला सामने आया, उसके बाद से ही इस मामले में जांच को लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठाए जा रहे थे। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि जो भी इसमें दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में विशेष एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया गया है। और कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब तक यह मामला कोर्ट में चल रहा है, इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा यह मामला है, उनकी आस्था में आघात हुआ है, उनकी आस्था को आघात हुआ है। और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में विशेष एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि जिस तरह से लड्डू की जांच के बाद रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में पशु चर्बी और फिश ऑयल मिलने की बात सामने आई थी, उसके बाद से श्रद्धालुओं में एक मन में आक्रोश भी है, गुस्सा भी है कि आखिर उनकी आस्था के साथ, उनकी श्रद्धा के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया गया। चलिए अब दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। कल पड़ेंगे वोट। जम्मू कश्मीर में 3 फेज की वोटिंग के बाद अब नजरें नतीजों पर होगी। यहां 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में चुनाव पूरे हो चुके हैं। अब बारी हरियाणा की है। यहां कल यानी 5 अक्टूबर को एक चरण में ही 90 सीटों पर वोटिंग हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में जहां फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस मुकाबले में आगे है, तो हरियाणा में स्थिति अलग है। यहां बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला है। दोनों विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आ जाएंगे। कल हरियाणा में वोटिंग के बाद शाम को एग्जिट पोल भी जारी हो जाएंगे। कई मीडिया विभाग और कई एजेंसीज अपने अपने सर्वे जारी करना शुरू कर देंगी। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे जिन से हमारे संवाददाता संजय कुमार। संजय, जिस तरह से अब कल एक ही दिन में 90 सीटों में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, चुनाव प्रचार प्रसार भी कल शाम को थम गया है, और अभी किस तरह से वहां पर डोर टू डोर कैंपेन तो अभी जारी होगा, लेकिन कल चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं, क्योंकि एक ही दिन में हरियाणा में चुनाव संपन्न है। जी, चुनाव आयोग द्वारा बड़ी जो मुस्तैदी से तैयारियां करवाई गई हैं। यहाँ पैरामिलिट्री के जवान है, पंजाब होमगार्ड के जवान और हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ तैनात है। और यहाँ बूथ लेवल पर सभी जो टीचर्स हैं यहाँ के, उनको जो ईवी मशीनें देकर, बेल्ट पेपर देकर उनको रवाना कर दिया गया है। सभी टीचर और जो अपनी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाने के लिए तैयार हैं यहाँ। जी बिल्कुल। अति संवेदनशील अगर बूथों की अगर बात करें, वहां पर क्या कुछ अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं? जी, इनकी अगर बात की जाए, जिसमें ऐसा कोई मामला नजर नहीं आता कि संवेदनशील मामला हो। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर कई कंपनियां जो है तैयार की गई है। इसमें आईबी और पैरामिलिट्री फोर्स की और सीआईडी और हरियाणा पुलिस के जवान और पंजाब पुलिस के जो होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। जी बिल्कुल। संजय,
अगर देखें कल चुनाव प्रचार प्रसार थम गया, इस बार जो प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से किस तरह से दोनों का प्रचार प्रसार रहा, प्रचार प्रसार में कौन आगे दिखाई दिया? जी हेलो। जी संजय, आवाज आ रही है आपको मेरी? संजय, कल चुनाव प्रचार प्रसार थम गया है, दोनों जो प्रमुख पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में कांटे का एक मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन चुनाव प्रचार जी प्रसार की बात करें तो किसका चुनाव प्रचार प्रसार ज्यादा दम देखने को मिला? जहां हरियाणा की बात की जाए तो कांग्रेस और भाजपा में जो तगड़ा मुकाबला माना जा रहा है, और भाजपा यहाँ कुछ बढ़त में नजर आ रही है, लेकिन कांटे की टक्कर जो कांग्रेस के साथ यहाँ रहेगी। बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद है एंटी इनकम्बेंसी के लिए, क्योंकि पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, वो अपने एक उम्मीद के साथ कि इस बार हम सत्ता में वापसी करेंगे। बीजेपी भी इस बार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही। चलिए तीसरी बड़ी खबर विस्तार से आपको बता रहे हैं। हरियाणा के बाद मिशन महाराष्ट्र। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार थमने के साथ ही महाराष्ट्र की सियासी तपिश गर्मा गई है। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए राज्य में सत्ता को बचाए रखने की कवायद में है, तो कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन अपनी वापसी के लिए बेताब है। हरियाणा में पुरजोर तरीके से चुनावी अभियान चलाने के बाद कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का फोकस अब महाराष्ट्र पर है। हरियाणा में चुनाव प्रचार थम गया है। हरियाणा में जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र का रुख करने जा रहे हैं। आज राहुल गांधी कोल्हापुर का दौरा करेंगे, जहां वो कस्बा बवाड़ा के भगवा चौक पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा 2 दिवसीय यात्रा के दौरान राहुल गांधी के कई अन्य कार्यक्रम भी होंगे। राहुल गांधी कस्बा बावड़ा मंडप मैदान में कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद कांग्रेस ने अब महाराष्ट्र की ओर अपना फोकस कर लिया है। चलिए इस खबर पर जरा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मुंबई का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ संदीप रणपी से। संदीप, हरियाणा का मुकाबला, जम्मू कश्मीर का मुकाबला, कल सब चुनाव वहां पर संपन्न हो जाएंगे, 8 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएंगे। अब जो सभी पार्टियों का फोकस है वो अब महाराष्ट्र है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से आज राहुल गांधी वहां पर मौजूद रहेंगे, शिवाजी की प्रतिमा की अनावरण भी करेंगे। क्या कुछ वहां पर माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि शायद कुछ ही दिन बाकी है और चुनाव तारीखों की घोषणा भी हो जाएगी? जी बिल्कुल, अभी कांग्रेस जो है कांग्रेस के राहुल गांधी जो है वो महाराष्ट्र के दौरे पर 2 दिन के लिए है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो कोल्हापुर भूमि पर आ रहे हैं, कोल्हापुर भूमि जो है वो आरक्षित की भूमि मानी जाती है, और वहां से अपने विधायक जो है, सांसद जो है शाहू महाराज जो है वहां पे कांग्रेस के हैं। और दूसरी बात कही जाए तो विधानसभा चुनाव के जल्द ही तारीख डिक्लेयर हो जाएगी। उसके चलते जो है शिवाजी महाराज को जो है वो आगे किया जा रहा है, क्योंकि जो महाराष्ट्र की जो पावन भूमि है वो शिवाजी महाराज की पावन भूमि है, और उसके चलते ही चुनाव मुद्दा जो है दूसरी और आरक्षण का भी मुद्दा है। और दूसरी बात जो है राहुल गांधी आ रहे हैं तो वो ये भी आरक्षण का मुद्दा भी इसमें सामने आ जाएगा। और दूसरी बात जो ये जो जनगणना के बारे में भी वो बात करेंगे, और उनका रुख यही है कि जो अभी शिंदे सरकार है और उसके चलते ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने जो है वो जब शिवाजी महाराज के पुतले का जो अनावरण किया था, वो 8 महीने ही में ही उसका जो पुतला है वो गिर गया था। उसके बाद महाराष्ट्र में बहुत से विपक्ष ने उन पर सवाल खड़ा किया था। अब जो है राहुल गांधी के हाथों जो है जो कोल्हापुर में जो आरक्षण की भूमि है वहां पर उनका अनावरण करना। बिल्कुल, वाकई, क्योंकि विपक्ष की तरफ से इसको एक बड़ा एक मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक महत्वता है और उनका बड़ा सम्मान है, लेकिन महाराष्ट्र में खास तौर से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति तेज हवा में गिर गई थी, मुश्किल से 8 महीने के अंदर ही, उसके बाद से विपक्ष लगातार घेर रहा है। तो क्या ये माना जाए कि जो मूर्ति गिरना है ये एक महाराष्ट्र में एक बड़ा इसको मुद्दा विपक्ष इसको बना रही है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी आ रहे हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है?
जी बिल्कुल, शिवाजी महाराज जो आराध्य दैवत है और शिवाजी महाराज ने आरक्षण के लिए बहुत कुछ किया है, लोगों को आरक्षण दिया है, सभी जाति धर्मों को विचारों के लोगों को साथ में जोड़ने की कोशिश की है और ये अभी महाराष्ट्र में जो है आरक्षण का मुद्दा जो है वो तेजी से दौड़ रहा है। जो मराठा आरक्षण हो, धनगर आरक्षण हो, अभी फिलहाल ही जो मराठा नेता है जरांगे अभी भी अनशन पे ही है क्योंकि उन्होंने उनको मराठा आरक्षण के लिए आरक्षण का मुद्दा जो है वो आगे आ जाएगा। और दूसरी बात जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो लोग लगातार महाराष्ट्र की सरकार जो है वो योजनाओं पे योजना की बौछार लगा रही है, मीटिंग लिए जा रही है। पर एक तरफ देखा जाए तो जो आरक्षण का मुद्दा है वो भी अहम कड़ी बन सकता है। बिल्कुल, लेकिन इस महाराष्ट्र की राजनीति में हम कांग्रेस को कितने मजबूत देखते हैं, खासकर राहुल गांधी का क्या प्रभाव आप देख पा रहे हैं? क्योंकि देख रहे हैं कई ऐसे राज्य हैं जहां पर उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, न्याय यात्रा निकाली। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी महाराष्ट्र में क्या कुछ कमाल कर पाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस बार? जी बिल्कुल, अभी लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस की बड़ी जीत हासिल की है महाराष्ट्र में और इसके चलते जो है उनको एक हौसला बढ़ चुका है कि फिर से अपनी कांग्रेस जो है महाराष्ट्र में उभरती नजर आ रही है। इसके चलते जो राहुल गांधी का जो फैसला है और महाराष्ट्र को अपना कांग्रेस को ऊंचा करने के लिए ये भी राहुल गांधी अभी आपको देखना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस उभरती है महाराष्ट्र में या बीजेपी उसे चक्का चुराती है। बिल्कुल रणदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल संदीप, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से अब यहां पर देखना होगा, राहुल गांधी अब महाराष्ट्र की तरफ फोकस कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या कुछ असर होता है, क्योंकि बस कुछ ही दिन बाकी है जहां पर चुनाव तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा और घमासान भी शुरू हो जाएगा। कितना यहां पर राहुल गांधी असर कर पाते हैं, कांग्रेस को बढ़त दिला पाते हैं, देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी खबर, बड़ा साइबर अटैक। उत्तराखंड में गुरुवार की सुबह अचानक हुए एक बड़े साइबर हमले ने राज्य के पूरे आईटी सिस्टम को ठप कर दिया है। सीएम हेल्पलाइन समेत 90 से ज्यादा सरकारी वेबसाइट पर कामकाज ठप पड़ गया। हमला इतना खतरनाक था कि सिक्योर इंटरनेट सर्विस यूके स्वान के अलावा सबसे अहम स्टेट डाटा सेंटर भी इसकी जद में आ गया। देखते ही देखते एक के बाद एक सरकारी वेबसाइटें बंद होती चली गईं। साइबर हमले के चलते प्रदेश में 90 से ज्यादा वेबसाइटें पूरी तरह से बंद हो गई, जिससे सरकारी और सार्वजनिक सेवाओं की ऑनलाइन पहुंच बाधित हो गई। ई ऑफिस प्लेटफॉर्म, जिसे राज्य सरकार द्वारा सचिवालय और अन्य सरकारी दफ्तरों में प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल रूप से संचालित करने के लिए लागू किया गया था, वो भी बंद हो गया। साइबर हमले की जानकारी मिलते ही सचिव आईटी नीतीश झा और आईटीडीए निदेशक नीतिका खंडेलवाल अपनी टीम के साथ तुरंत सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी आईटीडीए पहुंच गए। विशेषज्ञों की टीम दिन भर वायरस से छुटकारा पाने और सेवाओं को पुनः चालू करने में जुटी रही, लेकिन प्रयास असफल रहे। सचिव आईटी ने हमले के नुकसान की आशंका को देखते हुए सभी सेवाएं बंद करने के आदेश दिए हैं। तो जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, मोबाइल में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, उस तरह से ऐसी अटैक की संभावना भी और बढ़ती जा रही है। इस खबर पर और जरा जानकारी के लिए बात करते देहरादून ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता। अवनीश, आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से, आखिर किस तरह का ये साइबर अटैक था? वेबसाइट किस तरह से, क्या खुल नहीं पा रही थी वेबसाइट, या फिर किसी तरह के कामकाज में कुछ परेशानियां आ रही थी? जिस तरीके से देखा जाए तो उत्तराखंड में एक बड़ा साइबर अटैक जो हुआ है, इससे पूरा आईटी सिस्टम जो है वो पूरा ठप कर दिया। तो इसके चलते जो है ये काफी अटैक, इससे सारा सरकारी कामकाज है, वो वेबसाइट हो, मुख्यमंत्री वेबसाइट हो और जो सीएम हेल्पलाइन हो। अवनीश जी, थोड़ी सी आपकी आवाज में समस्या आ रही है, दोबारा हम आपसे संपर्क करते हैं। लेकिन एक बड़ा साइबर अटैक था जिसके चलते जितनी भी जो सरकारी वेबसाइट थी, जो कामकाज होता था, वो ठप पड़ गया है और ज्यादा नुकसान ना हो इसके चलते सरकार की तरफ से इन वेबसाइट पर कामकाज को बंद करने के भी अभी निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि विशेषज्ञों की टीम इस पर काम कर रही है, जो अटैक हुआ है इसको डीएक्टिवेट करने का काम कर रही है और यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन है इसके पीछे, किन लोगों ने इस क्राइम को अंजाम दिया है। लेकिन एक बड़ी घटना है, क्योंकि जिस तरह से अब सारे जो सरकारी कामकाज है या व्यक्तिगत कामकाज भी हैं, वो सब इंटरनेट के माध्यम से हो रहे हैं। इसके चलते जो क्रिमिनल्स हैं
अब उनका भी तरीका बदल गया है। वो भी साइबर अटैक पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि साइबर अटैक के जरिए आप किसी के खातों से पैसा भी निकाल सकते हैं, किसी को बदनाम भी कर सकते हैं, किसी के लिए समस्या भी खड़ी कर सकते हैं। इसके चलते अब साइबर क्राइम यहां पर इस तरह के अटैक को अंजाम दे रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून से अवनीश गुप्ता जी। अवनीश, जिस वक्त आपकी बात अधूरी रह गई थी, विस्तार से एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल भागीरथ, देखिए यहाँ पे अगर बात करें जिस तरीके से साइबर हमला हुआ है और इसको देख के पूरा आईटी सिस्टम को जो है ठप कर दिया और लगभग 72 घंटे से सारे कामकाज सचिवालय के हो, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन हो, भूमि रजिस्ट्री की बात करें, तमाम जो है यहाँ पे पूरी तरीके से कामकाज पूरी तरीके से ठप रहा। और सबसे बड़ा ये साइबर हमला इतना जबरदस्त था कि सिक्योर इंटरनेट सर्विस जो है यूके स्वान के अलावा तमाम स्टेट डाटा सेंटर जो है वो इसकी जद में आ गए और देखते ही देखते जो सरकारी वेबसाइट है, डाटा वो है जो वेबसाइट है, वो सब जो है यहाँ पे पूरी तरीके से कामकाज पूरी तरीके से ठप गया। इसको लेके पूरी तरीके से जो आईटी सेल के विभाग के जो है नीतिका खंडेलवाल है, उन्होंने इसका संज्ञान लिया और जो यहाँ पे जो आईटी के एक्सपर्ट है वो लगातार इसको जो है यहाँ पे जो वायरस है इसको कम करने की बात कर रहे हैं कि अभी कुछ दिन में जो है सुचारू कर लिया जाएगा। और कारण सबसे बड़ी बात यह है भागीरथ की ये जो अटैक हुआ इसका कारण अभी तक नहीं पता चल पाया कि ये किस तरीके से हुआ है, क्योंकि ये देखा जाए तो जिस तरीके से कोई महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे डाटा होते हैं उसको जो है ये जद में आने से जो है कहीं ना कहीं ये चूक की बात जरूर हो सकती है। जी बिल्कुल अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा अब कितनी जल्दी इस साइबर अटैक को डिएक्टिवेट किया जाता है और वो आरोपी भी पकड़े जाते हैं जिन्होंने इस अटैक को अंजाम दिया है। और पांचवी बड़ी खबर विस्तार से, मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा। खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, जहां कछवा थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया है। मजदूरों को लेकर जा रहे ट्रैक्टर को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई तो 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर छत की ढलाई कर वापस घर आ रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। मौके पर एसपी समेत प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पहुंचे। घटना को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर शोक व्यक्त किया है। बता दें, कटका गांव के पास यह हादसा हुआ है। गंभीर रूप से घायलों को ट्रॉमा सेंटर वाराणसी भेजा गया है। घटना के बाद से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा और 2-2 बीघा जमीन देने की मांग की है। इसके साथ ही घायलों को 5 लाख रुपए देने की अपील की गई है। प्रशासन के आला अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है मजदूरों में एक ही परिवार के 4 लोगों की भी इसमें जान चली गई है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अश्विनी से। अश्विनी, जिस तरह से वाकई एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, अब घायलों के अभी क्या स्वास्थ्य बताया जा रहा है? प्रधानमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया है और योगी आदित्यनाथ ने भी शोक व्यक्त किया है। बता दें कि रात में 12 बजे के बाद ये घटना हुई है, बेहद दर्दनाक घटना हुई, जिसमें 3 व्यक्ति गंभीर रूप से मजदूर घायल हैं। इन्हें यहाँ से 2 एम्बुलेंस के माध्यम से वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में उपचार के लिए एडमिट कराया गया। इनका उपचार चल रहा है। अभी हालत इनकी नाजुक बनी हुई है और इससे काम चल रहा, डॉक्टर उपचार उनका कर रहे हैं। और किसी तरह के अभी तक मुआवजे के ऐलान की घोषणा की गई है? तो जिले स्तर के अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए मृतक परिवार को और जो घायल हैं उन्हें 50,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा किया गया है। यह आधिकारिक रूप से मिर्जापुर से उच्च अधिकारियों ने इसकी घोषणा कर दी है। ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।